वन कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस का आपको 1 नंबर का जो सवाल आता है पेपर में एमसीक्यू के रूप में और 5 नंबर के देखिए जो भी सवाल आते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, आप में जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आप सभी बच्चों सिलेबस में जो पहला यूनिट है उसका नाम है पब्लिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। तो उसी में पब्लिक पॉलिसी का मुख्य अर्थ क्या होता है। तो पब्लिक मतलब होता है भैया सरकार ही है हमारे पास, और पॉलिसी मतलब होता है हमारे पे योजना है। तो आपके हिसाब से हो सकता है शायद सरकार की योजना, इसका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी दिया, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और क्रियाएं। तीसरा ऑप्शन निजी संस्थाओं की नीति, ये तो कोई हो नहीं सकता, समाज का व्यवहार। तो पब्लिक पॉलिसी होता क्या दरअसल, तो मतलब सरकार द्वारा देखिए जो भी बेसिकली योजनाएं बनाई गई या फिर जो निर्णय लिए गए या जो क्रियाएं किए गए, काम किए गए आप सभी लोगों के लिए, उन्हीं को हम लोग बेसिकली पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और क्रियाएं क्या कहलाते हैं, हमारे पास पब्लिक पॉलिसी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एलाइड थ्योरी के अनुसार नीति निर्माण किसके हाथ में होता है। अगर हम कहें, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया कि एलाइड थ्योरी के अनुसार बताना है कि जो नीति निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो साधारण जनता द्वारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग द्वारा, या फिर हमारे पास पंचायत के हाथों में होता है। तो बेसिकली ये जो एलाइड थ्योरी के अनुसार नीति निर्माण होता है वो शक्तिशाली और जो प्रभावी लोग होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनके हाथों में कंट्रोल रहता है बेसिकली। ठीक है, अगला है ग्रुप थ्योरी का समर्थक कौन है, डेविड ईस्टन, आर्थर बेंटली, हर्बर्ट सिमोन या फिर उड्रो विल्सन। तो ग्रुप थ्योरी के समर्थन कौन होते हैं, याद रखिएगा आर्थर बेसिकली बेंटली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। पॉलिटिकल सिस्टम जो थ्योरी है ये किसने दिया था, ईस्टन ने, सिमोन ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी हॉलेट ने, या ऑप्शन नंबर डी लिंड ब्लॉम ने। तो ये किसने दिया था हमारे पे, ये थ्योरी ईस्टन ने दिया था हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंक्रीमेंटल थ्योरी किससे जुड़ी हुई है, हमें ये बताना है। बड़े परिवर्तन से, छोटे छोटे सुधार से, जन आंदोलन से, या निजी कंपनियों से। तो ये जो थ्योरी है हमारे पास इंक्रीमेंटल थ्योरी, ये किससे जुड़ी हुई है देखिएगा, जो छोटे छोटे सुधार होती है उनसे संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, पब्लिक प्रोसेस थ्योरी मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है, ये हमें बताना है। प्रशासनिक प्रक्रिया पर, सामाजिक प्रक्रिया पर, राजनीतिक प्रक्रिया पर, या न्यायिक प्रक्रिया पर। तो पब्लिक प्रोसेस थ्योरी जो है ये मुख्य रूप से किस पे डिपेंडेंट है या किस पर आधारित होती है, हमारे पास राजनीतिक जो प्रक्रिया उन पे डिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यूनिट 2 से देखिए जो सवाल पूछा सकता है, ये सवाल हमने आपको 5 मार्क्स में बताया हुआ था कि पॉलिटिकल डिजाइन में व्हाट, हु, हाउ, वाई, ये जो कथन है बेसिकली ये सब किसने दिया था, हार्बर्ट सीमन ने, माइकल हॉलेट ने, लिंडब्लॉम ने, या स्टोन ने। तो ये दिया था माइकल हॉलेट ने। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हर्बर्ट सिमन जो है वो किस सिद्धांत के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रेशनल डिसीजन मेकिंग, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल मॉडल, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी एलाइड थ्योरी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है बेसिकली, तो रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिसी मॉनिटरिंग में कौन सा शामिल होता है, ये हमें बताना है। सर्वे, ऑडिट, फील्ड विजिट, या उपयोग सभी। देखिए यहाँ बोला गया पॉलिसी मॉनिटरिंग करना है, तो फिर पॉलिसी सर्वे भी होगा, ऑडिट भी होगा, फील्ड भी विजिट, तीनों ही चीज़ किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ द दिस क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ क्या होता है ये बताना। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ लागू करना। तो यहाँ नीति लागू करना क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डिसेंट्रलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है हमारे, विकेंद्रीकरण जिसे हम कहते हैं। तो सत्ता को क्या करना, विकेंद्रीकृत करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग के समर्थक कौन है, फ्रांसिस फुकुयामा, लिंडब्लूम, हर्बर्ट सीमन, या स्टोन। तो स्टेट कैपेसिटी जो बिल्डिंग के समर्थक है वो है फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा पॉलिसी मॉनिटरिंग का उपकरण नहीं है, हमें ये बताना है। तो भैया फीडबैक है, सोशल ऑडिट भी है, फील्ड स्टडी भी है, लेकिन बजटिंग यहाँ क्या करेगा हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये इसका पार्ट नहीं होता है। अगला यूनिट 3 में हमारे पास जो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी एवोल्यूशन के बारे में। तो एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें ये बताना है। तो एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को प्रभावशाली रूप से जांचना, वो कहलाता है हमारे पास एवोल्यूशन कहलाता है। तो नीति की प्रभावशाली जांचना क्या कहलाएगा हमारे पास, एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है, फॉर्मेटिंग एवोल्यूशन कब किया जाता है, नीति बनने के बाद, नीति लागू होने के बाद, या फिर नीति के अंत में, या शिकायत मिलने पे। तो फॉर्मेटिंग एवोल्यूशन जो होता है वो नीति लागू होने से पहले किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो है, समेटिव एवल्यूशन कब किया जाता है? तो समेटिव एवल्यूशन जो होता है वो कोई भी नीति जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद हमें ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में होगा। अगला है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसका हिस्सा होता है? ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, मॉनिटरिंग का पार्ट है, एवल्यूशन का पार्ट है या फॉर्मुलेशन का पार्ट है? तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस याद रखिएगा ये हमारे पास एवल्यूशन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एवोल्यूशन टेक्निक जिसमें खर्च और लाभ का तुलनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है, ये किसमें होता है हमें ये बताना है। सोशल सर्वे में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, ऑब्जर्वेशन में या इंटरव्यू में? तो ये बेसिकली किसमें होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में होता है एवोल्यूशन टेक्निक हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट किसके लिए उपयोग होता है? बजट बनाने में, परिणाम मापने में, कर वसूलने, टैक्स वसूलने में, शिकायत दर्ज करने में? तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या काम करता है भैया हमारे पास? तो ये परिणाम मापने में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है, एवोल्यूशन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो एवोल्यूशन मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या कह सकते हैं हमारे पास तो सतत प्रक्रिया हो जाएगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी। अगला यूनिट फोर्स है, सोशल ऑडिट का क्या उद्देश्य होता है? तो भैया जनता की भागीदारी की समीक्षा करना, ये सोशल ऑडिट काम करता है। आरटीआई तो हमारे पास 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का हुआ था, 2005 में पारित हो गया था। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या होता है? सरकारी कर्मचारी छुट्टी, सेवकों का मानक और समय सीमा बताना, कर संग्रह या बजट? तो क्या काम होता है हमारे पास सिटीजन चार्टर का? तो सेवाओं का मानक और समय सीमा बताने का काम करता है हमारे पास सिटीजन चार्टर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो याद रखिए कब लागू हुआ था हमारे पास? 1986 को, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे पास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया संशोधन फिर कब आया था? तो ये 2019 में हमारे पास आया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ इसका राइट आंसर। आरटीआई ये किस प्रकार अधिकार है? तो ये हमारा कानूनी अधिकार है बेसिकली, ठीक है, ये हमारा लीगल राइट है। सोशल ऑडिट मुख्य रूप से कहाँ होता है हमारे, कहाँ प्रयोग होता है? तो ये मनरेगा में हो सकता है, इन चार ऑप्शन में से हमारे पास, ठीक है। फिर पांचवा जो यूनिट है, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी योजना आती है हमें ये बताना है। पहला एनएफएसए, तो यही हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अब ये किस साल लागू हुआ था? याद रखिए 2013 में ये लागू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान आप सही बच्चे जानते होंगे, वर्ष 2014 हमारे पास। आयुष्मान भारत बेसिकली स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाउस फॉर द पुअर आपको मालूम गरीबों के घर के लिए क्या है हमारे पास है? प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो हमारे पास PMAY हमारे पास अंत्योदय योजना, उसके अंतर्गत हो जाएगा। सब शिक्षा अभियान 1995, 2001, 2005 या 2010? तो 1991, 1991 बोल रहा हूँ, 2001 क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाई एजुकेशन पॉलिसी ये किससे संबंधित है? तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी संबंधित है हमारे पास, NEP संबंधित रखता है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? तो भैया इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या करे? पर्यावरण का संरक्षण से जुड़ा हुआ काम करेगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करिएगा 36 से 50 नंबर तक सारा। सार्वजनिक नीति जो है किससे प्रभावित होती है ये हमें बताना है। तो भैया राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, समाज से, उपरोक्त सभी से। तो इस सभी से क्या होते हैं हमारे पास? सही से कथन सही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर। नीति निर्माण का पहला चरण क्या होता है? तो सबसे पहले समस्या को पहचानना काम होता है। फिर भारत में नीति जो लागू करने वाला मुख्य निकाय कौन होता है हमारे पास? याद रखिए जो कार्यपालिका होता है उसका डिपार्टमेंट होता है। फिर बाउंड्री रेशनलिटी किसने दिया था ये हमारे पास? तो ये दिया था हर्बर्ट सिमोन ने हमारे पास। स्टेक होल्डर्स का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए जो नीति जुड़े होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है हमारे पास। फिर PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को कहा जाता है, PPP मॉडल कहा जाता है। नीति निर्माण में फीडबैक किस चरण का भाग होता है? तो नीति निर्माण जो होता है हमारे पास एवोल्यूशन मूल्यांकन का भाग होता है, याद रखिएगा। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोपनीयता नहीं, कभी नहीं हो सकता। पारदर्शिता कि लोगों के बीच में लोग सभी चीज लोगों को मालूम होनी चाहिए, इसके बारे में काम किया जाता है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो? बी नंबर। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी के कौन सा एग्जाम्पल हमें ये बताना है? तो एजुकेशन हो जाएगा हमारे पास। अगला है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में गरीब परिवारों को कितना अनाज मिलता है? तो आपको मालूम होगा 5 केजी प्रति व्यक्ति मिलता है, और कहीं कहीं घपला भी होता है, नो डाउट। प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना जो हमारे पास है वो आवास से जुड़ी हुई है हमारे पास, माफ करिए अंत्योदय बोल रहा हूँ। अब वह योजना हमारे पास आवास से जुड़ा हुआ हमारे पास। पब्लिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भैया पब्लिक पॉलिसी मतलब होता है जन कल्याण से जुड़ा हुआ काम करना, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। एवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? लाभ, प्रभावशीलता, प्रभावशीलता ही हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सिटीजन चार्टर किस देश संबंधित है? तो यो यूनाइटेड किंगडम संबंधित, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का मुख्य साधन कौन सा हमारे पास? तो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के लिए ये मुख्य साधन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आपसे ही बच्चों का मेजर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस का 1 नंबर का 5 सवाल टोटल आता है। 5 का यहाँ से पूरा 5 पूछ लिया जाएगा आपसे ही बच्चों को। बाकी हमने आपसे ही बच्चों 5 नंबर और 15 नंबर सभी कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट वीडियो आपसे बच्चों के आंसर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।